Hello everyone, welcome back to Audio Update. Well, this is our fifth session of research methodology और अगेन यहाँ पे हम 25 एमसीक्यू रिलेटेड टू रिसर्च मेथोडोलॉजी डिस्कस करने वाले हैं। जैसे कि मैंने आपको प्रीवियस सेशन में बताया था कि हम एवरीडे एक सेशन 25 एमसीक्यू का लेते रहेंगे पीएचडी एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए। देन लेकिन अगर आपको इसका डिटेल कॉन्सेप्ट वाइज स्टडी करना है तो उसके लिए आपको हमारा कोर्स परचेज करना पड़ेगा। हमारे कोर्स में आपको डिटेल नोट्स और डिटेल डिस्कशन मिल जाएगा, इसके साथ मॉक टेस्ट मिलेंगी, एमसीक्यू के वीडियोस मिलेंगे, एवरीथिंग पीवाईक्यूज मिलेंगे, ये सारी चीजें आपको वहाँ मिल जाएंगी। आई होप वहां से आप जरूर इस एग्जाम को क्रैक कर पाओगे। ठीक है, तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे सबसे पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से, दैट इज which of the following which of the following is not a common research method in information technology studies। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन सा जो है कॉमन रिसर्च मेथड नहीं होता है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में। ठीक है, सो ऑप्शन दिए हुए, ऑप्शन ए सर्विस, ऑप्शन डी एक्सपेरिमेंट्स, ऑप्शन सी लिटरेचर रिव्यू और ऑप्शन डी स्कल्पटिंग। ठीक है, सो यहाँ करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन डी रहेगा, स्कल्पटिंग। क्यों? यहाँ पे क्वेश्चन जो है आपसे पूछा गया है कि आईटी स्टडी के लिए यानी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी स्टडी के लिए कौन सा रिसर्च मेथड कॉमन नहीं है। सो आईटी स्टडीज का एक रिसर्च मेथड नहीं होता। स्कल्पटिंग जो है ये कोई आईटी स्टडी के लिए कोई एक रिसर्च मेथड नहीं है। आईटी में रिसर्च के लिए जो टूल्स और मेथड्स होते हैं ना, वो साइंटिफिक और डेटा ड्राइवन होते हैं, जैसे कुछ सर्वेज, एक्सपेरिमेंट्स या लिटरेचर रिव्यूज। स्कल्पचिंग की बात करें तो ये एक आर्टिस्टिक मेथड है और आईटी रिसर्च में इस्तेमाल नहीं होता। अब बात करते हैं सर्वेज की, तो सर्वे एक बहुत ही कॉमन मेथड है जिसमें रिसर्चर पार्टिसिपेंट से क्वेश्चनर या इंटरव्यू के थ्रू उनकी सोच या बिहेवियर के बारे में जानकारी लेते हैं। ठीक है, और ये आईटी में बहुत ज्यादा यूज होता है। एक्सपेरिमेंट्स की बात करें तो एक्सपेरिमेंट्स आईटी रिसर्च का एक और इम्पोर्टेंट मेथड है। ठीक है, इसमें रिसर्चर्स एक हाइपोथेसिस टेस्ट करते हैं और देखते हैं कि चेंजेस कैसे किस सिस्टम या सॉफ्टवेयर के ऊपर इफेक्ट डालते हैं। अगर लिटरेचर रिव्यू की बात करें तो इसमें रिसर्चर एग्जिस्टिंग स्टडीज या जो रिसर्च पेपर्स होते हैं उनको एनालाइज करता है ताकि उसके जो रिसर्च का थ्योरेटिकल बेस है ना, वो क्या हो जाए, बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो। तो ये चीज भी आईटी का जो रिसर्च होता है ना, उसमें ये चीज बहुत जरूरी होता है। लेकिन स्कल्पचिंग की बात करें तो ये आर्टिस्टिक है, तो ये यहाँ पे यूज नहीं होता। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ क्वालिटेटिव रिसर्च मेथड। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है कि इसमें से कौन सा जो है क्वालिटेटिव रिसर्च मेथड है, मतलब कि जो क्वालिटी बेस्ड ऑब्जर्वेशंस पर फोकस करता है, ना कि न्यूमेरिकल डेटा पे। ठीक है, सो ऑप्शन ए सर्वेज, ऑप्शन बी एक्सपेरिमेंट्स, ऑप्शन सी केस स्टडी और ऑप्शन डी रैंडमाइज्ड कंट्रोल ट्रायल। सो हियर केस स्टडी विल बी करेक्ट आंसर। व्हाई? केस स्टडी एक क्वालिटेटिव रिसर्च मेथड है जिसमें रिसर्चर एक स्पेसिफिक इंडिविजुअल ग्रुप या इवेंट का डिटेल में स्टडी करता है। ये मेथड डीप अंडरस्टैंडिंग के लिए यूज होता है और आईटी में भी सिस्टम इम्प्लीमेंटेशन के केस स्टडीज किए जाते हैं। ठीक है, बाकी जो मेथड है लाइक सर्वेज और एक्सपेरिमेंट, इसका तो मैंने आपको बताया है कि सर्वे जो है इसमें क्या होता है कि जो रिसर्चर है या तो इंटरव्यू या क्वेश्चनर के थ्रू वो जो है सर्वे करता है। तो ये जो है जनरली ये मेथड क्वांटिटेटिव डेटा बेस्ड होती है, नंबर बेस्ड होती है, क्योंकि लोगों से क्वेश्चनर या फॉर्म्स भरवाए जाते हैं और उनका जो भी आंसर होता है उसको स्टैटिस्टिक्स के रूप में एनालाइज किया जाता है। बात करें एक्सपेरिमेंट्स की, तो एक्सपेरिमेंट्स भी एक क्वांटिटेटिव रिसर्च मेथड है, क्योंकि इसमें क्या होता है, कंट्रोल इन्वायरमेंट में हाइपोथेसिस टेस्ट किए जाते हैं और मेजरेबल रिजल्ट निकालने की कोशिश होती है। ठीक है, देन रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल, तो रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल भी क्वांटिटेटिव मेथड होती है जिसमें पार्टिसिपेंट्स को रैंडमली ग्रुप्स में डिवाइड किया जाता है और एक हाइपोथेसिस को टेस्ट करने के लिए एक्सपेरिमेंट किया जाता है। तो यहाँ ऑप्शन जो सी है वो करेक्ट है। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 पे देखते हैं, व्हाट टाइप ऑफ रिसर्च डिजाइन इन्वॉल्व्स the repeated measurement of the same subjects over an extended period with the goal of examining changes or trends over time। सो इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि कौन सा रिसर्च डिजाइन सेम सब्जेक्ट्स को बार बार मेजर करता है एक लंबे समय तक, चेंजेस और ट्रेंड्स देखने के लिए। ये चीज भी आपको याद होनी चाहिए। जब मैंने अगर किसी ने परचेज किया होगा कोर्स तो वहां पे उसको समझ में आ जाएगा, क्योंकि इसका जो है टाइप्स ऑफ जो रिसर्च थी ना, वहां पे हमने डिस्कस किया हुआ है।
ठीक है। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन डी रहेगा लॉन्गिट्यूडिनल। क्यों? क्योंकि लॉन्गिट्यूडिनल रिसर्च एक ऐसी स्टडी होती है जिसमें एक ही ग्रुप को बार-बार एक लंबे समय तक ऑब्जर्व किया जाता है ताकि टाइम के साथ उनमें होने वाले बदलाव देखे जा सके। ठीक है, तो वहाँ पे ये जो है देखा जाता है। ठीक है, लॉन्गिट्यूडिनल रिसर्च होती है। अब बात करें क्रॉस सेक्शनल की, तो क्रॉस सेक्शनल स्टडी एक स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम पे डेटा कलेक्ट करती है मल्टीपल सब्जेक्ट से, लेकिन टाइम बेस्ड एनालिसिस नहीं करती। ये एक स्नैपशॉट होती है, लॉन्ग टर्म स्टडी नहीं होती। एक्सपेरिमेंटल डिजाइन में क्या होता है, स्पेसिफिक हाइपोथेसिस को कंट्रोल कंडीशंस में टेस्ट करता है। ये लॉन्गिट्यूडिनल नहीं होता क्योंकि एक्सपेरिमेंट जनरली शॉर्ट टर्म के होते हैं। अब बात करें केस स्टडी, तो केस स्टडी जो है इन डेप्थ एनालिसिस के लिए यूज होती है, लेकिन ये लॉन्गिट्यूडिनल नहीं होती। केस स्टडी एक स्पेसिफिक केस से रिलेटेड होती है, उसकी डिटेल स्टडी के लिए। ठीक है, तो लॉन्गिट्यूडिनल याद रखना कि यही एक आंसर है कि ये जो है एक ही सब्जेक्ट को, सेम सब्जेक्ट को बहुत लंबे टाइम तक रिपीटेडली मेजर करता रहता है। ठीक है, आई होप आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे होंगे। एक क्वेश्चन में हम 3-4 चीजें यहाँ पे देख रहे हैं। मे बी यहाँ से कोई क्रॉस क्वेश्चन आता है एग्जाम में, definitely you will solve it. Okay, now moving on to next question, that is question number 4. A research problem is feasible only when, यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा गया है कि एक रिसर्च प्रॉब्लम फीजिबल यानी कि प्रैक्टिकल कब होती है। ऑप्शन ए, इट हैज यूटिलिटी एंड रेलिवेंट, मतलब कि उसकी जो है सोसाइटी स्पेसिफिक फील्ड में यूजफुलनेस हो। ऑप्शन डी, इट इज न्यू एंड एड समथिंग टू नॉलेज, मतलब कि ये नई नॉलेज है, कुछ ऐड कर रहा है एग्जिस्टिंग नॉलेज को। ऑप्शन सी, इट इज रिसर्चेबल, यानी कि इस पर रिसर्च करना पॉसिबल और रेलिवेंट डेटा मिल सके। सो रिसर्च प्रॉब्लम प्रैक्टिकल कब होगी? ऑब्वियसली ये सारे ऑप्शन करेक्ट है, यानी कि ऑप्शन डी करेक्ट होगा, ऑल ऑफ प्रोवाइड। ठीक है, याद रखना जैसे सिर्फ यूटिलिटी हो उससे भी रिसर्च फिजिबल नहीं होती, बाकी फैक्टर्स भी जरूरी होते हैं। सेम चीज कि रिसर्च में कुछ नया होना बहुत जरूरी है। ठीक है, लेकिन सिर्फ नया ही हो वो भी जरूरी नहीं है। एंड अनदर थिंग कि रिसर्चेबल यानी कि जिसपे आप आसानी से काम कर सके। ठीक है, तो ये तीनों फैक्टर्स बहुत जरूरी होते हैं, ये चीज आपको समझनी होगी। नाउ क्वेश्चन नंबर 5 पे बढ़ते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 पूछा गया है कि एवरी रिसर्च प्रॉब्लम सिलेक्टेड फॉर रिसर्च मस्ट सैटिस्फाई द फॉलोइंग क्राइटेरिया दैट, यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा गया है कि एक रिसर्च प्रॉब्लम को सिलेक्ट करते वक्त कौन से क्राइटेरिया जरूरी होते हैं। ऑप्शन ए, द टॉपिक सिलेक्टेड शुड बी ओरिजिनल और एट लीस्ट लेस एक्सप्लोर्ड। ऑप्शन बी, it should be significant and socially relevant and useful. Option C, data availability. Option D, all of the above. So यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन रहेगा दैट इज ऑल ऑफ अबव। क्यों, इसका मैं आपको समझाती हूँ। यहाँ पे ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट कैसे। ऑप्शन ए में क्या कहा गया है कि द टॉपिक सिलेक्टेड शुड बी ओरिजिनल और एटलीस्ट लेस एक्सप्लोर्ड, यानी कि ओरिजिनल होना जरूरी है, लेकिन अगर उसका सोशल रेलिवेंस नहीं है, डेटा अवेलेबल नहीं है, तो रिसर्च का कोई फायदा नहीं। दूसरी चीज कि वो सिग्निफिकेंट और सोशली रेलिवेंट और यूजफुल होना चाहिए, मतलब कि सिग्निफिकेंस इंपॉर्टेंट है, लेकिन अगर टॉपिक पुराना या ओवर रिसर्च है तो ओरिजिनलिटी मिसिंग होती है। ठीक, डेटा अवेलेबिलिटी यानी कि डेटा मिलना जरूरी है, लेकिन अगर बाकी चीजें सिग्निफिकेंस और ओरिजिनलिटी नहीं है तो रिसर्च इनकम्प्लीट हो जाएगी। मतलब ये तीनों चीजें बहुत जरूरी। ठीक है, सो ऑप्शन डी करेक्ट होगा। अब क्वेश्चन नंबर 6 डिस्कस करेंगे कि what type of sampling technique involves selecting participants based on their unique characteristics or experience relevant to the research question। यहाँ पे पूछा गया क्वेश्चन में कि किस, एक सेकेंड, क्वेश्चन में पूछा गया है कि कौन सी सैम्पलिंग टेक्निक स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स या एक्सपीरियंस पर बेस्ड पार्टिसिपेंट्स को सिलेक्ट करती है जो रिसर्च क्वेश्चन के लिए रेलिवेंट होते हैं। सो यहाँ पे सबसे करेक्ट ऑप्शन रहेगा दैट इज परपोजिव सैम्पलिंग। ठीक है, क्योंकि परपोजिव जो सैम्पलिंग होता है ना, ये एक नॉन रैंडम सैम्पलिंग टेक्निक है जिसमें रिसर्चर स्पेसिफिक लोगों को उनकी यूनिक कैरेक्टरिस्टिक के बेसिस पर सिलेक्ट करता है जो रिसर्च के लिए डायरेक्टली रेलिवेंट होते हैं। बाकी बात करें रैंडम सैम्पलिंग, तो ये एक तरह की क्या है, ये प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड है जिसमें स्पेसिफिक
कैरेक्टरिस्टिक्स पर ध्यान नहीं दिया जाता और डायरेक्टली यहाँ पे लोगों को रैंडमली सिलेक्ट किया जाता है। कन्वीनियंस सैम्पलिंग जो है इसमें क्या होता है कि रिसर्चर सिर्फ उन पार्टिसिपेंट्स को सिलेक्ट करता है जो इजीली अवेलेबल होते हैं, ना कि स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक की बेसिस पे। स्नोबॉल कैरेक्टरिस्टिक सॉरी स्नोबॉल सैम्पलिंग का भी मैंने एक दो सेशन जो पहले के एमसीक्यू वाले हैं उसमें क्लियर बताया था कि स्नोबॉल सैम्पलिंग में एक पार्टिसिपेंट दूसरे पार्टिसिपेंट को रेफर करता है, जैसे कि जिनके पास घर नहीं होता है, ठीक, होमलेस पीपल होते हैं, तो उन लोगों का कोई डेटा कहीं पे नहीं होता है। अगर उनसे बात करनी है तो वहाँ एक बंदा मिलेगा और वो आपको 2-4 लोगों से मिलवाएगा, ठीक है, ऐसे। ठीक है, तो ये स्नोबॉल सैम्पलिंग हो गया। तो स्नोबॉल सैम्पलिंग जो है इसमें एक जो पार्टिसिपेंट है वो दूसरों को रेफर करता है। इसमें कोई स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक पर भी ध्यान नहीं देते। तो यहाँ पे पर्पोजिव सैम्पलिंग होता है जहाँ पे जो है एक्सपीरियंस या यूनिक कैरेक्टरिस्टिक के बेसिस पर पार्टिसिपेंट सेलेक्ट किए जाते हैं। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, दैट इज क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट प्लेगरिज्म इज मोस्ट एक्यूरेट। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा गया है कि प्लेगरिज्म के बारे में सही और एथिकल व्यू क्या है। ठीक है, यहाँ पे जो ऑप्शन दिए हैं, ऑप्शन नंबर ए, इट इज सो इजी टू कॉपी एंड पेस्ट फ्रॉम द इंटरनेट दैट एवरीवन डज इट नाउअडेज इफ अ प्रॉपर रेफरेंस इज गिवन, वेयर इज द हार्म इन दैट। ठीक है, यहाँ पे जो है ये ऑप्शन ए क्या बताया गया है कि जो है यहाँ पे ऐसा कहा गया है कि ये जो है यहाँ पे कि जो है यहाँ ये बहुत इजीली हो जाता है, आप कॉपी पेस्ट कर लेते हो इंटरनेट से, और जो आजकल सभी लोग कर रहे हैं, और अगर एक प्रॉपर रेफरेंस दिया हुआ है तो इसमें कोई बुराई नहीं, ऐसा कहा गया है। ठीक है, ये स्टेटमेंट में, लेकिन यहाँ पे जितने भी स्टेटमेंट दिए हैं ना, इसमें से ऑप्शन सी करेक्ट रहेगा, क्योंकि क्या कहा गया है कि प्लेगरिज्म मॉरली गलत है और जो दूसरे ने लिखा है उससे अपने काम के रूप में दिखाना अनइथिकल है, ये आपको पता होगा यहाँ पे। ठीक है, और लिटरेचर रिव्यू का मकसद ये होता है कि जो पढ़ाई हमने की है उस पर अपना विचार व्यक्त करें। ठीक है, हम अपना रिव्यू देते हैं। ठीक है, लेकिन बाकी जो जो तीनों चीजें दी गई हैं, हम यहाँ प्लेगरिज्म का सबसे एक्यूरेट चीज ये है, ऑप्शन सी। बाकी पहला वाला ये गलत है, क्यों? क्योंकि सिर्फ रेफरेंस देना या प्लेगराइज्ड कंटेंट को एक्सेप्टेबल नहीं बनाना, कॉपी पेस्टिंग बिना समझ के, ये सारी चीजें तो अनएथिकल हुआ ना। ऑप्शन डी की बात करें तो डिफिकल्टी इन ट्रैकिंग आइडियाज, ये जो है ये व्यू गलत है, क्योंकि हर आइडिया का कुछ सोर्स होता है, रेफरेंस देना जरूरी होता है। ठीक है, देन ऑप्शन डी की बात करें, ये एग्जैगरेशन, यानी कि इसमें क्या बोला है कि प्लेगरिज्म एक ऑफुल क्राइम है। यहाँ पे ये बताया गया है कि प्लेगरिज्म सीरियस है और वो बहुत बड़ा क्राइम है, और जो बंदा प्लेगरिज्म करता है तो उसको क्या होगा, उसको एक टी स्कैरलेट जो है इस तरह का क्लॉथिंग पे पहनना होगा। लेकिन ये चीज गलत है, क्योंकि मानते हैं प्लेगरिज्म सीरियस मैटर है, लेकिन इसमें इस तरह की पनिशमेंट नहीं दी जाती है। ठीक है, सो यहाँ पे ऑप्शन सी करेक्ट होगा। तो व्हाट इज द मेजर ड्रॉबैक ऑफ कन्वीनियंस सैम्पलिंग? जो कन्वीनियंस सैम्पलिंग है उसका जो है सबसे बड़ा डिसएडवांटेज क्या है? ऑप्शन लैक ऑफ रिप्रेजेंटेटिवनेस, ऑप्शन बी हाई कॉस्ट, ऑप्शन सी टाइम कंज्यूमिंग, और ऑप्शन डी कॉम्प्लेक्सिटी। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर ऑप्शन ए रहेगा, लैक ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, क्योंकि कन्वीनियंस सैंपल में सैंपल रैंडमली या थॉटफुली सेलेक्ट नहीं होता, जो रिप्रेजेंटेटिव में कमी लाता है। ठीक है, यहाँ सैंपल जो है एंटायर पॉपुलेशन का एक्यूरेट रिप्रेजेंटेटिव नहीं होता, अपने कन्वीनियंस के हिसाब से पसंद करते हैं ना लोगों को। और बात करें हाई कॉस्ट की, तो कन्वीनियंस सैम्पलिंग का कॉस्ट लो होता है, क्योंकि पार्टिसिपेंट्स इजीली अवेलेबल होते हैं। टाइम कंज्यूमिंग की बात करें तो इसमें ज्यादा टाइम नहीं लगता, टाइम सेविंग होता है। कॉम्प्लेक्सिटी, ये सिंपल होता है, कॉम्प्लेक्स नहीं होता, क्योंकि लोग जल्दी आसानी से मिल जाते हैं। ठीक है, now question number 9. Process of obtaining a numerical description of the extent to which a person or object possesses some characteristic is option A measurement, option D scaling, option C questionnaire, option D interview. सो यहाँ क्वेश्चन में पूछा गया है कि किसी कैरेक्टरिस्टिक को न्यूमेरिकली डिस्क्राइब करने की प्रोसेस को हम क्या कहेंगे? न्यूमेरिकली हमको किसी की कैरेक्टरिस्टिक्स को जो दिखाना है। सो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन रहेगा मेजरमेंट। क्यों? क्योंकि ये एक प्रोसेस है जिसमें हम किसी कैरेक्टरिस्टिक को न्यूमेरिकली डिफाइन करते हैं। ये क्वांटिटेटिव अप्रोच है। ठीक है, स्केलिंग की बात करें तो स्केलिंग एक स्पेशल केस है जिसमें हम किसी मेजरमेंट को रिलेटिव टर्म्स में एक्सप्रेस करते हैं। क्वेश्चनर की बात करें, ये डेटा कलेक्शन टूल या प्रोसेस नहीं है। इंटरव्यू, ये क्वालिटेटिव डेटा कलेक्शन मेथड है, ये मेजरमेंट प्रोसेस नहीं है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए करेक्ट है।
अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज द टोटल परसेंटेज ऑफ द वेरियस कंपोनेंट्स इन पाई डायग्राम इज ऑप्शन ए 90, ऑप्शन बी 180, ऑप्शन सी 360 और ऑप्शन डी 100। यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा गया है कि पाई डायग्राम का टोटल परसेंटेज कितना होगा। देखो अब इजिली यहाँ पे आपको आ जाना चाहिए, ऑब्वियसली 100 होगा। अगर यहाँ पे डिग्री पूछा होता ना कितना डिग्री होता है जो है वो 360 डिग्री का होता है, लेकिन परसेंटेज टर्म्स में तो वो 100 के इक्वल ही होता है। और सारे जो ऑप्शन दिए हुए लाइक 80, 90, 180, 360, तो ये सारे चीजें जो है वो जो है जब डिग्री के रूप में होते हैं, ठीक है, तो वो सारे ऑप्शन जो है यहाँ पे करेक्ट नहीं होंगे। नाउ Question number 11. Mean deviation can be computed from. ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है कि मीन डेविएशन किस तरह से हम कंप्यूट कर सकते हैं। 1 सेकेंड। ठीक है, ऑप्शन ए मीन, ऑप्शन बी मीडियन, ऑप्शन सी मोड और डी ऑल ऑफ अबव। सो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन ऑल ऑफ अबव रहेगा। क्यों? क्योंकि जो है मीन डेविएशन को मीन, मीडियन और मोड तीनों वैल्यूज के बेसिस पर कंप्यूट किया जा सकता है। मीन डेविएशन रिप्रेजेंट करता है कि डेटा की सेंट्रल टेंडेंसी के अराउंड वेरिएशन। ठीक है, तो ये याद रखना, ये तीनों मेथड से हो सकता है। और ठीक है, इसलिए ऑल ऑफ अबव ऑप्शन करेक्ट रहेगा। Now moving on to our next question, that is question number 12. Which of the following are the methods for measuring the coefficient of skewness? ठीक है, यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा गया है कि यहाँ पे कौन सी जो है ऐसी मेथड है जिससे आप कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस मेजर कर सकते हैं। ठीक है, सो ऑप्शंस दिए, ऑप्शन ए कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस, ऑप्शन डी बाउलिस कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस, ऑप्शन सी बोथ ए एंड डी, ऑप्शन डी नाइदर ए एंड डी। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी, क्योंकि कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट और बाउलिस कोफिशिएंट दोनों ही मेथड्स जो है स्क्यूनेस मेजरमेंट के लिए यूज होती हैं, जबकि जो कार्ल पियर्सन मेथड है वो एक कॉमनली यूज्ड फॉर्मूला है और बाउलिस मेथड जो है वो क्वार्टाइल की बेसिस पर स्क्यूनेस को कैलकुलेट करता है। तो यहाँ पे ये ऑप्शन ही करेक्ट है। अब क्वेश्चन नंबर 13 बात करते हैं। इफ देयर आर टू वेरिएबल्स देयर कैन बी एट मोस्ट डैश नंबर ऑफ रिग्रेशन लाइंस। ठीक है, ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी इनफिनाइट। इस क्वेश्चन में रिग्रेशन लाइंस के बारे में पूछा गया है कि जब दो वेरिएबल्स हो तो कितनी रिग्रेशन लाइंस होती हैं। सो हियर ऑप्शन बी विल बी करेक्ट। टू वाई दो वेरिएबल्स के लिए मैक्सिमम दो रिग्रेशन लाइंस होती है। एक लाइन वेरिएबल एक्स को रिप्रेजेंट करती है, एक वाई को करती है। तो ये टू वे रिलेशनशिप को एक्सप्रेस करती है लाइक इस तरह से, ये एक्स हो गया और ये वाई हो गया। ठीक है, यहाँ पे 0 होता है। ठीक है, इस तरह से होता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है, तो और जो है इसीलिए ये रहेगा। नाउ मूविंग ऑन टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 14. If r is equals to 0, the two regression lines are option A perpendicular to each other, option B coincident, option C parallel or none of the these. तो मुझे लगता है ये जो मैंने पहले प्रीवियस वाला आपका जो अभी ड्रॉ किया था ना फिगर, वहां से ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाना चाहिए आपको कि अगर r इक्वल्स टू 0 है तो दो रिग्रेशन लाइंस क्या होंगी, दे विल बी परपेंडिकुलर टू ईच अदर। हियर ये क्वेश्चन करेक्ट रहेगा। सॉरी, यहाँ पे आई थिंक जो मेरे पास आंसर की है उसमें कुछ गलत दिया हुआ था। ये परपेंडिकुलर टू ईच अदर नहीं आएगा। ठीक है, अगर r इक्वल्स टू 0 है, द टू रिग्रेशन लाइंस आर, यानी कि इन दोनों के बीच में कोई रिलेशन ही नहीं है। इसका मतलब कि दोनों रिग्रेशन लाइंस क्या होंगी, एक दूसरे से क्या होंगी, पैरेलल होंगी अगर r इक्वल्स टू 0 है तो। ठीक है, क्योंकि इन दोनों के बीच कोई कोरिलेशन ही नहीं है। ठीक है, इसलिए ये करेक्ट रहेगा। Now question number 15. Index numbers also known as option A economic parameter, option B specialized average, option C both and D, option D neither A और B. So यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा है कि इंडेक्स नंबर जो है
उनके और कौन से नाम हैं, ठीक है। सो यहाँ पे यहाँ पे बोथ ए बी यानी ऑप्शन सी करेक्ट रहेगा कि इंडेक्स नंबर्स को इकोनॉमिक बैरोमीटर भी कहा जाता है क्योंकि ये इकोनॉमी की परफॉर्मेंस को मेजर करते हैं, और इसे स्पेशलाइज एवरेज भी कहा जाता है क्योंकि ये अलग अलग वैल्यूज को समराइज करते हैं, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 16, Bayes theorem is also known as the formula for the probability of dash. ऑप्शन ए इफेक्ट्स, ऑप्शन बी रिजल्ट्स, ऑप्शन सी कॉजेज और ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। तो यहाँ पे जो है क्वेश्चन में पूछा है कि बेस थ्योरम का पर्पस जो है क्या होता है, ठीक है। और बेस थ्योरम को जो है फॉर्मूला फॉर द प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या बोलते हैं, ठीक है। तो बेस थ्योरम का जो इसका ऑप्शन रहेगा ऑप्शन सी करेक्ट, यानी कॉजेस, यानी कि बेस थ्योरम को प्रोबेबिलिटी ऑफ कॉजेस के लिए यूज किया जाता है। ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी को कैलकुलेट करता है और अननोन कॉजेस की प्रोबेबिलिटी को एस्टिमेट करने के लिए यूज होता है। बाकी इफेक्ट्स, रिजल्ट्स ये जो है इसका करेक्ट ऑप्शन नहीं है। नाउ क्वेश्चन नंबर 17, data which were collected and processed by someone else but are being used in the present study. Study. Option A primary data, option B secondary data, option C historical data और option D analyzed data. तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है कि जो डेटा, इस डेटा को जो है किसी और ने कलेक्ट किया है, किसी और ने प्रोसेस किया, लेकिन अब करंट स्टडी में ये कोई और यूज कर रहा है, ठीक है। तो इसे क्या कहेंगे, ऑब्वियसली इसे हम कहेंगे सेकेंडरी डेटा, क्योंकि सेकेंडरी डेटा वो होता है जिसका सोर्स दिया होता है और ये जो है रिसर्चर खुद डेटा कलेक्ट नहीं करता, वो कहीं से लेता है, अपनी स्टडी में यूज कर रहा है, लेकिन इसको कलेक्ट किसी और ने किया होता है। प्राइमरी डेटा वो होती है जो पहली बार कलेक्ट की गई होती है, लाइक जो सेंसस कंडक्ट किए जाते हैं, तो वो एक तरह का प्राइमरी डेटा ही होता है। और इस तरह से जो कुछ चीजें होती हैं जो पहली बार कलेक्ट की जाती है वो प्राइमरी होती है। हिस्टोरिकल डेटा यानी कि जो डेटा पब्लिश या कहीं तो इसका रिकॉर्ड रखा हुआ है और उसको हम बाद में यूज कर रहे हैं, तो वो हिस्टोरिकल डेटा हो जाता है। एनालाइज डेटा की बात करें कि कोई भी डेटा उसका हम जब एनालिसिस करते हैं, स्टडी कर रहे हैं, क्रिटिकल इवोल्यूशन कर रहे हैं, तो उसको हम एनालाइज डेटा कहेंगे। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन डी रहेगा। Now moving on to our next question, that is question number 18. What is the purpose of a pilot study in research design? ठीक है, तो option A to test the reliability of the instrument, option B to collect a large sample of data, option C to analyze the main study's results और option D to select the research design. तो यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा गया है कि पायलट स्टडी का मेन मकसद क्या होता है। सो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन ए टू टेस्ट द रिलायबिलिटी ऑफ द इंस्ट्रूमेंट्स, यानी कि पायलट स्टडी का मकसद होता है कि रिसर्च इंस्ट्रूमेंट्स की रिलायबिलिटी और वैलिडिटी को टेस्ट करना ताकि मेन स्टडी में प्रॉब्लम्स ना आए। ओके, ये सबसे बेस्ट इसका जो है पर्पस रहता है। लार्ज सैंपल ऑफ डेटा कलेक्ट करना या मेन स्टडी के रिजल्ट एनालाइज करना या रिसर्च डिसाइड करना, ये सारी चीजें इसमें पायलट स्टडी का पर्पस नहीं होता। नाउ क्वेश्चन नंबर 19, व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ रिसर्च डिजाइन? ठीक है, अब यहाँ पे जो है यहाँ पे पायलट स्टडी का पूछा था पर्पस, लेकिन अब रिसर्च डिजाइन की हम बात करते हैं कि इसका मकसद क्या होता है, रिसर्च डिजाइन का प्राइमरी पर्पस क्या होता है। सो ऑप्शन ए टू कलेक्ट डेटा, ऑप्शन बी टू एनालाइज डेटा, ऑप्शन सी टू डिजाइन एक्सपेरिमेंट्स और ऑप्शन डी टू प्लान एंड स्ट्रक्चर द रिसर्च स्टडी। तो यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा गया है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि प्राइमरी पर्पस रिसर्च डिजाइन का क्या होता है। सो यहाँ पे ऑप्शन डी करेक्ट रहेगा, टू प्लान एंड स्ट्रक्चर द रिसर्च स्टडी, यानी रिसर्च डिजाइन का मेन पर्पस होता है कि रिसर्च स्टडी को स्ट्रक्चर और प्लान करना ताकि स्टडी सिस्टमेटिकली कंडक्ट हो सके। डेटा एनालाइज करना, कलेक्ट करना या डिजाइन एक्सपेरिमेंट्स करना, ये इसके पर्पस नहीं है ना। क्वेश्चन नंबर 20, the discussion section of a research report is primarily focused on। क्वेश्चन जो है इसमें पूछा गया है कि रिसर्च रिपोर्ट जो होती है उसमें जो डिस्कशन सेक्शन होता है उसका मेन फोकस क्या होता है। ऑप्शन ए डिस्क्राइबिंग द रिसर्च मेथोडोलॉजी, ऑप्शन डी प्रेजेंटिंग द स्टैटिस्टिकल एनालिसिस, ऑप्शन सी इंटरप्रेटिंग एंड एक्सप्लेनिंग द स्टडीज रिजल्ट, ऑप्शन डी समराइजिंग द लिटरेचर रिव्यू। तो यहाँ पे सबसे बेस्ट जो आंसर रहेगा दैट इज ऑप्शन सी, यानी कि जो डिस्कशन सेक्शन होता है रिसर्च रिपोर्ट का, उसका मेन मकसद होता है कि जो भी रिजल्ट आए हैं
तो उसको एक्सप्लेन किया जाए, बताए कि स्टडीज में क्या फाइंडिंग्स मिले हैं, स्टडी का क्या रिजल्ट मिला है, तो वो सारी चीजें एक्सप्लेन करना इसका मकसद होता है। Now, question number 21. A research study was carried out to see whether people notice web address on television advert. This is an example of option pure research, option B applied research, option C management and consultancy, option D web research. तो यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा गया है कि जब वेब एड्रेस को नोटिस होने के स्टडी पर फोकस किया जाता है तो ऐसा कौन सा रिसर्च है, मतलब कि ऐसी रिसर्च जिससे हमें पता चले कि जो टेलीविजन एडवर्ट्स होते हैं उसको कितने लोग नोटिस करते हैं, वेब एड्रेस जो उस पे दिया होता है। सो ये जो रहेगा ना, ये ऑप्शन डी करेक्ट रहेगा, अप्लाइड रिसर्च। क्योंकि अप्लाइड रिसर्च वो होती है जो स्पेसिफिक प्रैक्टिकल इश्यूज को सॉल्व करने के लिए जरूरी होती है, और ये स्टडी टेलीविजन एडवर्ट्स पर लोगों के रिएक्शन को एनालाइज करती है, जो एक प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है। अब बात करें प्योर रिसर्च की, तो प्योर रिसर्च थ्योरेटिकल नॉलेज को बढ़ावा देने के लिए किया जाता है, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन के लिए नहीं। देन ऑप्शन सी जो है यानी कि मैनेजमेंट एंड कंसल्टेंसी, तो ये मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस, ये कंसल्टिंग सर्विसेज से रिलेटेड होती है। एंड ऑप्शन डी वेब रिसर्च, तो ये जनरल टर्म है, ये कोई स्पेसिफिक स्टडी को डिस्क्राइब नहीं करता, तो यहाँ पे ऑप्शन डी करेक्ट होगा। स्टूडेंट्स, मैं आपके जो है ये सारे एमसीक्यू बहुत ही कॉन्सेप्ट वाइज क्लियर करते हुए आपको समझा रही हूँ, लेकिन फिर भी आई एम अगेन टेलिंग यू कि अगर आपको ये सारी चीजें अच्छी तरह से आपको माइंड में दिखानी है तो उसके लिए आपको क्या करना होगा कि आपको हमारा कोर्स परचेस करना होगा, जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, वहां से आप जाके हमारा कोर्स परचेस कर सकते हैं। वहां पे आपको इसके डिटेल नोट्स और बहुत सारे डिटेल टॉपिक्स वाइज आपको इसके जो है सेशन भी मिल जाएंगे, देन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मिलेंगे, मॉक टेस्ट मिलेंगे। तो आई होप आप वहां से जरूर अपना एग्जाम क्रैक कर पाओगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 22. If a group of n observations is arranged in ascending or descending order of magnitude, then the middle value is called. ऑप्शन ए मीन, ऑप्शन बी मीडियन, ऑप्शन सी मोड और ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। तो कोई भी ऑब्जर्वेशन डेटा दी हुई, ठीक है, अब उसको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड में अरेंज किया जाता है, तो जो मिडल वैल्यू थी उसको क्या कहते हैं, ऑब्वियसली इसको मीडियन कहते हैं, क्योंकि मीडियन जो मिडल वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है जब डेटा को अरेंज किया जाता है। अगर ऑब्जर्वेशन की नंबर ऑड है तो ये बिल्कुल बीच का वैल्यू होता है, और अगर इवन है तो जो मिडल वैल्यूज होते हैं उसका एवरेज निकालते हैं, वो मीडियन मिलता है। मीन जो है ये टोटल ऑब्जर्वेशन का एवरेज है, लेकिन ये मिडल वैल्यू नहीं होती। और मोड की बात करें तो ये मोस्ट रिपीटेड ऑब्जर्वेशन जो होता है, यानी बहुत बार जो रिपीट हुआ ऑब्जर्वेशन होता है, जो वैल्यू बहुत ज्यादा रिपीट होती है उसको मोड कहेंगे, लेकिन ये मिडल वैल्यू नहीं होता। Now, question number 23. What is the primary benefit of using cloud computing in research? Option A, lowering electricity cost. Option B, reducing the need for physical infrastructure. Option C, increasing data security. Option D, eliminating the need for research funding. तो यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा है कि क्लाउड कंप्यूटिंग के रिसर्च में फायदे क्या हो सकते हैं। सबसे मेन जो है उसका पहला हम कह सकते हैं बेनिफिट क्या है क्लाउड कंप्यूटिंग का। सो यहाँ पे ऑप्शन बी करेक्ट होगा, क्योंकि क्लाउड कंप्यूटिंग से फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत कम हो जाती है, क्योंकि डेटा और एप्लीकेशन को आप रिमोट सर्वर्स पर स्टोर और एक्सेस कर सकते हो, जो कॉस्ट इफेक्टिव होता है। मतलब कि जब आप क्लाउड कंप्यूटिंग यूज करते हो तो अपना आप डेटा कहीं भी किसी भी जगह पे वही डेटा आप यूज कर सकते हो, तो इतना फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत नहीं होती। अब बात करते हैं कि लोअरिंग इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट, तो ये एक सेकेंडरी बेनिफिट होता है, लेकिन प्राइमरी बेनिफिट नहीं। इंक्रीजिंग डेटा सिक्योरिटी, तो ये भी एक सेकेंडरी बेनिफिट है लेकिन प्राइमरी नहीं। देन एलिमिनेटिंग द नीड फॉर रिसर्च फंडिंग, तो ये गलत है क्योंकि फंडिंग की इसमें जरूरत भी नहीं होती है, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 24. क्वेश्चन नंबर 24 में पूछा है, सपोज दैट अ पॉपुलेशन विथ capital N equals to 200 and has mu equal to 30. What is the mean of the sampling distribution of the mean for sample of size 40? तो यहाँ इस क्वेश्चन में सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द मीन के मीन पूछा गया है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है करेक्ट ऑप्शन जो है सी 30, ठीक है। यहाँ पे क्या पूछा है कि मीन ऑफ सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द मीन फॉर सैंपल साइज ऑफ 40। सो तक सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का मीन
पॉपुलेशन मीन के बराबर होता है, इसलिए अगर पॉपुलेशन मीन यहाँ पे 30 है तो सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का भी मीन कितना होगा, 30 ही होगा। इसीलिए करेक्ट ऑप्शन जो है यहाँ पे 30 है। अब हम डिस्कस करने वाले हैं आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन इस सेशन का, दैट इज क्वेश्चन नंबर 25। What kind of information is usually presented in the limitation sections of a research report? तो इस क्वेश्चन में लिमिटेशन सेक्शन में कैसे इंफॉर्मेशन प्रेजेंट की जाती है ये पूछा गया है कि जब रिपोर्ट की बात होती है उसमें कौन सा जो है इंफॉर्मेशन यूजली प्रेजेंट किया जाता है लिमिटेशन सेक्शन में। Option A, an outline of the extent of the research study. Option B, an outline of the factors that may have prevented the researcher from conducting more thorough research. Option C, an outline of the historical background of the research study. And option D, an explanation of the research tools used to gather the data. यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन डी रहेगा। क्यों? क्योंकि लिमिटेशन सेक्शन में उन फैक्टर्स का आउटलाइन दिया जाता है जो रिसर्च को थॉरोली कंडक्ट करने में रुकावट डाल सकते हैं, जैसे सैंपल साइज, टाइम कॉन्स्टेंट्स या डेटा अवेलेबिलिटी। ठीक है, जो लिमिटेशन बने हैं हमारी रिसर्च के दौरान उनको यहाँ पे रखा जाता है। देन एक्सटेंड ऑफ द रिसर्च स्टडी, तो ये इंफॉर्मेशन लिमिटेशन को डिफाइन ही नहीं करता। और ऑप्शन सी यानी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की बात करें तो ये बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन है तो लिमिटेशन नहीं होता। देन रिसर्च टूल्स एंड एक्सप्लेनेशन, तो ये मेथड सेक्शन का पार्ट होता है लिमिटेशन का। तो यहाँ पे ऑप्शन बी करेक्ट रहेगा।